हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैं इस समय दिल्ली आया हूँ। वो क्या है ना, बिजनेस के सिलसिले में। और तुम यहाँ आकर क्या करोगी? बोर हो जाओगी ना। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी मुंबई लौटता हूँ, उस लड़की ने कहा। तरुण, तुम इस वक्त दिल्ली में हो तो मैं भी तो दिल्ली में हूँ, हम दोनों आराम से मिल सकते हैं। तरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बस एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, अब यहां से निकलने वाला हूं। अच्छा, मेरी फ़्लाइट का वक्त हो गया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ओके बाय, कहकर जल्दी से उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। फिर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, इतनी सारी गर्लफ्रेंड को संभालना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर रिंग करने लगा। तरुण ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, क्या मेरी सारी गर्लफ्रेंड को आज ही मेरी याद आनी थी? और जैसा कि उसने सोचा था, वाकई उसकी गर्लफ्रेंड नंबर 3 का फ़ोन था। उसने फ़ोन पिक करते ही बिना सामने वाले की बात सुने ही कहा, बेबी, मैं इस वक्त ज़रूरी काम से स्विट्ज़रलैंड आया हुआ हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इस समय मीटिंग में हूँ। कहकर तरुण ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना सर झटकते हुए कहा, वाह तरुण, कितना बिजी है तू कि खुद के लिए ही वक्त नहीं है। कुछ वक्त सोचा था इन सब से दूर गोवा में सुकून के पल जीऊंगा, पर यहाँ भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तरुण की नज़र सामने की तरफ गई। तरुण ने अपनी आंखों पर लगे गॉगल्स को अपनी उंगली से नीचे किया और सीटी बजाते हुए कहा, वाह क्या ब्यूटी है, लगता है मेरी गर्लफ्रेंड नंबर 4 यही बनेगी। चल तरुण, लग जा काम पर इससे पहले कि तरुण कुछ और बोलता, उसने अपने सामने गोरे गोरे पर नजर आए, जिसे देखकर तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये परियां मेरी तरफ खींची चली आती हैं, अब मेरा भी क्या कसूर है भला। स्माइल करते हुए तरुण ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो एकदम से उसके फेस की स्माइल किसी फ्यूज हुई बल्ब की तरह उड़ गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसके सामने उसकी वही तीनों गर्लफ्रेंड खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर तरुण तो सदमे में ही चला गया। वहीं वो तीनों लड़कियां गुस्से से तरुण को घूर रही थी। तरुण हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और कहा, पर अचानक कैसे? तो उन तीनों ने कहा, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आए हैं तरुण। फिर एक लड़की ने कहा, तुम तो मनाली में थे ना? तो दूसरे ने कहा, नहीं, ये तो दिल्ली में था, ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो तीसरी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, ये कुछ ही पलों में स्विट्ज़रलैंड में पहुंच गया था, इसकी फ़्लाइट का वक्त था ना। तरुण, तुम्हारी फ़्लाइट कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है? कितना जल्दी तुम गोवा में भी आ गए? तरुण को अब समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहे। उसने बत्ती से दिखाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैं, तुम, वो। तरुण को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या बहाना बनाए, पर इससे पहले कि वो लड़कियां उसकी तरफ बढ़ती, तरुण जल्दी से वहां से भाग गया। उन लड़कियों ने एक साथ कहा, तरुण रुक जाओ, वरना बहुत मार खाओगे। तरुण भागते भागते पीछे की तरफ पलटा और कहा, मेरी अक्ल क्या घास करने गई है जो तुमसे पिटने के लिए रुकूंगा। कहकर तरुण फिर भागने लगा। वो तीनों लड़कियां उसके पीछे भागी। अब हालत ये थी कि तरुण उन लड़कियों से मार खाने के लिए बचता हुआ भाग रहा था। वहीं पर वो लड़कियां अपने पैर की चप्पल हाथ में पकड़े हुए उसे पीटने के लिए उसके पीछे भागे जा रही थी और साथ ही साथ उसे गालियां भी देती जा रही थी। वहां मौजूद लोग इस नज़ारे को बड़े ही अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। तरुण जल्दी से अपने होटल में आया। होटल में मौजूद लोगों ने तरुण को जब जब से बॉक्सिंग में ही भागते हुए देखा तो उसे ऐसे देखने लगे जैसे उनके सामने कोई पागल भाग रहा हो। पर तरुण इन सबकी नज़रों की परवाह किए बिना जल्दी से लिफ्ट में घुस गया। वो लड़कियां अभी भी उसके पीछे ही भागते हुए होटल में घुस आई थी, लेकिन जब उन्होंने तरुण को लिफ्ट की तरफ भागते हुए देखा तो उसे पकड़ने के लिए लिफ्ट की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वो तरुण तक पहुंच पाती, लिफ्ट का डोर बंद हो गया। लिफ्ट का डोर बंद होते ही देख तरुण ने एक राहत भरी सांस ली और हाँफते हुए कहा, ये लड़कियां शक्ल से कितनी क्यूट होती हैं, लेकिन होती है एक नंबर की चुड़ैल। क्या हो गया जो मैंने नहीं सच बताया? और मेरी क्या गलती कि मुझ पर सभी एक साथ फिदा हो जाती हैं। लिफ्ट उसी फ्लोर पर जाकर रुकी जहाँ पर तरुण का रूम बुक था। लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और तरुण अपनी रूम की तरफ बढ़ने ही लगा कि तभी सामने से आ रही एक स्टाफ ने उसे अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर दबी हंसी हंसने लगी। तरुण ने उसे देखा और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? कुछ काम धाम है कि नहीं है? करूँ तुम्हारी शिकायत यहाँ के मैनेजर से? उस लड़के ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया और कहा, सॉरी सर, वो कभी यहाँ कोई क्लाइंट्स आपके जैसा गेटअप में नहीं घूमता है ना, तो बस इसलिए मुझे थोड़ी सी
तरुण ने कहा, ये मेरा स्टाइल है, समझी? और मुझे जैसे जहाँ मर्जी घूमने का होगा मैं वैसे ही घूम लूँगा। और वैसे भी तुम्हारे होटल का वीवीआईपी क्लाइंट्स हूँ मैं। अब जाओ यहाँ से। वो लड़की जल्दी से वहाँ से भाग कर चली गई। तरुण अपने रूम के सामने आकर खड़ा हुआ। तभी उसे याद आया कि वो अपनी चाबी तो वहीं भूल आया। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, उनसे बचने के चक्कर में मेरा सारा सामान भी वहीं रह गया है। क्या करूं मैं? पता नहीं ये मुसीबतें खुद मेरे पीछे आती हैं या फिर मैं मुसीबतों को मोल लेता हूं। फिर उसने इरिटेट होते हुए रूम का डोर नॉक किया। काफ़ी देर तक नॉक करने के बाद एक लड़की ने रूम का डोर ओपन किया। उस लड़की ने एक ढीली ढाली शर्ट पहनी हुई थी। उसने हैरानी से तरुण को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तरुण डार्लिंग, क्या हाल बना रखा है अपना, और तुम ऐसे क्यों? इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोलती, तरुण ने उसे साइड में धकेला और अंदर आते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि मैं कितना हैंडसम हूँ, तो लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ जाती हैं, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ से भाग कर आना पड़ा, वरना वो तो मेरे आगे मन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये सुनकर उस लड़की ने गुस्से से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करे? तुम बताओ मुझे, अभी देखती हूँ। तरुण ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, अब रहने दो, मैंने उन्हें समझा दिया है कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तो उस लड़की ने आकर पीछे से तरुण को हग किया और उसकी बैग पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, तरुण, तुम ऐसी लड़कियों की तरफ देखा भी मत करो और इन्हें बिल्कुल भाव देने की ज़रूरत नहीं है। पता है, कभी कभी तो मुझे इनसिक्योरिटी होती है कि ये लड़कियां तुम्हें अपनी झांसे में ना ले लें। तरुण ने एक डेविल स्माइल के साथ मनी मन कहा, लड़कियां मुझे नहीं बल्कि मैं लड़कियों को झांसे में लेता हूँ। अरे यार, मेरी उम्र अभी इंजॉय करने की है, मैं किसी एक के साथ थोड़ी ना बंद कर रहूँगा। फिर उसने पीछे पलट कर मुस्कुराते हुए उस लड़की के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है मुझे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई लगता ही नहीं है, तो भला मैं और लड़कियों की झांसे में कैसे आऊँगा? तरुण की बात सुनकर वो लड़की एकदम से खुश हो गई और तरुण से चिपकते हुए बोली, वाह तरुण, मैं तुम्हारी इसी बात पर तो मर मिटती हूँ। वैसे तुम इस लुक में काफ़ी हॉट लग रहे हो, तो क्यों ना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। तरुण ने अपने हाथ से पकड़े हुए कपड़ों को साइड में फेंक उस लड़की की कमर पर हाथ थामे उसे करीब करते हुए कहा, थोड़ा क्यों, कुछ ज़्यादा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास पूरे 3 दिन बाकी हैं और हम यहाँ एंजॉय करने के लिए ही तो आए हैं। तभी सोफे पर रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। तरुण ने अपनी आई रोल करते हुए मन ही मन कहा, अब ये मेरी कौन से नंबर वाली गर्लफ्रेंड है जो मुझे कॉल कर रही है? दरअसल तरुण ने अंदर आते हुए अपने फ़ोन को सोफे पर ही फेंक दिया था। उस लड़की ने कहा, तरुण, तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है, एक बार देख लो किसका है। तरुण ने फ़ोन की रिंग को इग्नोर किया और उस लड़की की नेक पर किस करते हुए कहा, इग्नोर करो उसे, फालतू किसी का फ़ोन होगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए। कहकर तरुण उस लड़की को खुद से और भी ज़्यादा टाइटली चिपकाते हुए उसकी नेक को बड़े ही मदहोशी से चूमे जा रहा था। वो लड़की भी अब तरुण को किससे मदहोश होने लगी थी और उसने अपनी बाहें तरुण के गले में डालकर उसकी बाहों में उंगलियां फेरते हुए तरुण से कहा, तुम्हारी बात ही अलग है, तुम्हारा छूना मुझे अक्सर पागल कर देता है। मैं तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्यों ना हम लोग शादी कर लें। उस लड़की का ये कहना था कि तरुण झटके से उस लड़की से दूर हुआ और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट, शादी? पर शादी क्यों करनी है? तो उस लड़की ने हैरानी से कहा, तरुण, तुम इतना ज़्यादा चौंक क्यों रहे हो? कभी ना कभी तो हमें शादी करनी होगी ना, आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो तरुण ने कहा, देखो, मैं अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और वैसे भी तुम कहाँ शादी की बातें लेकर बैठ गई हो? कहकर तरुण वापस जैसे ही उसकी नेक की तरफ झुकने लगा, उस लड़की ने तरुण के सीने पर हाथ रख उसे धकेलते हुए कहा, जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम हर बार टाल क्यों देते हो? तो तरुण ने कहा, बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कर लेंगे ना शादी, पर इतनी जल्दी क्या है? तो उस लड़की ने कहा, देखो तरुण, मुझे फाइनल डेट बताओ कि तुम कब मुझसे शादी करने वाली हो। मैं तुम्हारे साथ पिछले 1 महीने से रह रही हूँ। तरुण ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई यार। फिर उसने उस लड़की को मनाते हुए कहा, बेबी, सिर्फ 1 महीना तो हुआ है हमें इस रिलेशनशिप में आए हुए। शादी के लिए पहले हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को जानना होगा। तो उस लड़की ने चिढ़ते हुए कहा, हमने कितनी सारी रातें साथ में स्पेंड की हैं और कितना जानना चाहते हो मुझे? देखो, तुम मुझसे शादी करने वाले हो कि नहीं, वरना मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ वापस जा रही हूँ। तरुण उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। अब उस लड़की के सवाल से बचने के लिए तरुण कोई
यही बहाना सही लगा। उसने उस लड़की से कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट ज़रा बात कर लेता हूँ, पता नहीं कौन मुझे फ़ोन किए जा रहा है। कहकर तरुण ने जल्दी से फ़ोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश हो रही नंबर को देखा तो एकदम से घबराहट की वजह से उसके हाथ से फ़ोन गिरने ही लगा था। पर जल्दी से उसने फ़ोन को पकड़ा और उसे पिक करके कान पर लगाते हुए कहा, भाई आप फ़ोन कर रहे थे इतनी देर से? तो रणविजय ने अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम इतना क्या बिजी हो गए हो गोवा में जाकर तरुण कि तुम्हारे पास मेरा फ़ोन पिक करने के लिए वक्त ही नहीं है। तरुण ने तिरछी नज़रों से उस लड़की की तरफ देखा जो अभी भी गुस्से से उसे ही बोल रही थी। तरुण अपना फ़ोन लिए बालकनी की तरफ बढ़ा और बोला, भाई वो मैं यहाँ पर। तो सामने से रणविजय ने कहा, तुम्हें लड़कियों से फुर्सत मिले तो काम पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। तरुण ने शर्मिंदा होते हुए कहा, भाई मैं इस बार सीरियस रिलेशनशिप में हूँ पक्का। तो रणविजय ने कहा, तुम्हारे सीरियस रिलेशनशिप मैं कई सालों से देख रहा हूँ, अब चुपचाप आज रात तक मुंबई वापस लौट आओ। तरुण ने एकदम शॉक होते हुए कहा, व्हाट, आज रात को इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है भाई, मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ। तो रणविजय ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, या तो आज रात मुंबई आ जाओ वरना कल सुबह की फ़्लाइट से अफ्रीका के लिए निकल जाना। अब ये तुम सोचो कि तुम्हें क्या और कैसे करना है। कहकर रणविजय ने बिना तरुण को कुछ बोलने का मौका दिए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तरुण ने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा, श्री के जाने के बाद भाई और भी ज़्यादा खड़ूस हो गए हैं, क्या करूं मैं इनका। तभी वो लड़की उसके पास आते हुए बोली, तरुण अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। तरुण पहले ही बहुत चिढ़ा हुआ था उस लड़की के सवाल पर और फ्रस्ट्रेट हुआ और उस लड़की को फ्रस्ट्रेशन से जवाब देते हुए बोला, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है ना, ठीक है आज अभी इसी वक्त ब्रेकअप। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास। कहकर तरुण रूम के अंदर आ गया। उस लड़की का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया कि तरुण ने ऐसे साफ तौर पर ब्रेकअप की बात कैसे कर ली। वो तरुण से कुछ कहने के लिए उसके पीछे आई ही थी, तब तक तरुण वॉशरूम में जा चुका था। ऐसा नहीं था कि वो लड़की तरुण से प्यार करती थी, पर तरुण इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करता था तो जाहिर सी बात है हर एक लड़की का सपना उस खानदान की बहू बनने का था। उस लड़की ने तो जानबूझकर तरुण को ये धमकी दी थी ताकि वो उस पर शादी का प्रेशर बना सके। असल में वो तो चौहान अंपायर की पावर और पैसे से कहीं ज़्यादा इम्प्रेस थी, पर यहाँ तो उसका प्लान उस पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद तरुण वॉशरूम से बाहर आया तो वो उस लड़की अभी भी सोफे पर बैठे हुए उसी का वेट कर रही थी। तरुण को बाहर आते देख वो जल्दी से भागकर तरुण के पास आई और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आई एम सॉरी तरुण, तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लग गया कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो गए। तरुण ने उसकी बाहें अपने गले से हटाते हुए कहा, अब ये ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे अब कुछ देर में ही मुंबई के लिए निकलना है। तो उस लड़के ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुंबई के लिए, पर अचानक ऐसे कैसे, हम लोग तो यहाँ 3-4 दिनों के लिए आए थे ना। तरुण ने कहा, तुम्हें रहना है तो तुम 10-15 दिन और रुक जाओ, पर मेरा पीछा छोड़ो। पर वो लड़की इतनी आसानी से तरुण का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उसने जैसे ही तरुण के होठों पर किस करना चाहा, तरुण ने उसे खुद से दूर धकेला और कहा, तुम्हें क्या एक बार में बात समझ नहीं आती। मैंने कहा ना, अब मुझसे ब्रेकअप हो गया है मेरा, चलो निकलो मेरे रूम से। कहकर तरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसी रूम से बाहर धकेल दिया। इससे पहले कि लड़की कुछ कहती तरुण ने उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कुछ देर बाद वापस रूम का डोर ओपन किया और उसका लगेज भी बाहर निकालते हुए कहा, अब जाओ अपने उस बॉयफ्रेंड के पास और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। कहकर उसने वापस रूम के डोर को बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि तरुण उस लड़की का सच नहीं जानता था, वो अच्छे से जानता था कि उस लड़की के रिलेशनशिप सिर्फ उसके साथ ही नहीं और भी कई लोगों के साथ है और वो गोल्ड डिगर है। पर तरुण को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि उसके लिए तो लड़कियां सिर्फ एंजॉय करने की चीज़ थी, किसी के साथ इमोशनल टच नहीं था तो उसे बुरा भी नहीं लगता। मसूरी रात का डिनर होने के बाद श्री बाहर गार्डन में कुछ देर टहलने के लिए आई थी। वो आज की बात को लेकर थोड़ा परेशान थी, इसलिए घर में भी उसने ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन मनोज जी को और लोगों से पता चल गया था कि आज मार्केट में क्या हुआ था। मनोज जी श्री अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए वो भी गार्डन बाहर में आ गए। श्री अपने हाथ बांधे फूलों को देखते हुए कुछ सोच रही थी। मनोज जी श्री के पास आकर खड़े हुए और उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा बहुत परेशान हूँ। श्री ने अपने पापा की तरफ देखा और फीकी स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं पापा, परेशानियाँ तो लाइफ में चलती रहती है ना। तो मनोज जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उन परेशानियों को किसी से बांट लेने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है।
तो श्री ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं पापा। फिर श्री ने धीरे धीरे कर उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मनोज जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नजर आने लगी। उन्होंने श्री से कहा, श्री बेटा, क्या तुम ये सब कर पाओगी? ये सब इतना आसान नहीं है, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। तो श्री ने मनोज जी की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपने ही तो सिखाया है ना कि जब तुम गलत नहीं हो तो किसी के सामने मत झुको और जीत हमेशा सही की होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बिना किसी गलती की सज़ा की भुगतने में ही बिताया। उस वक्त भी मैं गलत नहीं थी, तब भी मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने रणविजय का घर छोड़ा तभी मैंने तय कर लिया कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी के सामने भी नहीं झुकूंगी, चाहे सामने वाला कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो। श्री की इस दृढ़ता से भरी बातों को सुनकर मनोज जी के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने प्यार से श्री के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम सही कह रही हो श्री, और मैं खुश हूँ, लेकिन कुछ सालों में तुमने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। श्री ने कहा, पापा आप जाकर सो जाइए। और आपने अपनी बीपी की दवाई ली कि नहीं? मनोज जी ने कहा, बेटा मैंने सारी दवाई ले ली है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। दिन भर शॉप पर काम करती हो, थक जाती होगी ना। श्री ने कहा, पापा वो तो मेरा फेवरेट काम है और अपना फेवरेट काम करते हुए कोई थक नहीं सकता। और आप चिंता मत कीजिए, इस मैटर को मैं सॉल्व कर लूँगी। मनोज जी ने कहा, मुझे पता है मेरी बहादुर बेटी किसी से नहीं डरती। चलो अब ज़्यादा देर मत करो और जाकर सो जाओ। श्री ने अपना सर हाँ में हिलाया और मनोज जी के साथ ही अंदर गई। श्री अपनी रूम में बेड पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पल पहले तक का जो दृढ़ता थी, अब कुछ इमोशन नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब भी वो रात को अपने बेड पर लेटी होती थी तब उसे अपनी अतीत की एक एक बात किसी फिल्म की तरह याद आने लगती थी, जिसमें कुछ बुरी यादें तो कुछ अच्छी यादें, और कुछ यादें रणविजय के साथ तो कुछ अच्छी यादें और भी रणविजय के साथ थी। श्री ने मन ही मन कहा, रणविजय अभी तक तो आपने शायद दूसरी शादी कर ली होगी, कोई तो आपकी लाइफ में आ ही गया होगा ना। मेरी तो कभी कोई जगह थी ही नहीं आपकी लाइफ में, और इस बात को मैंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मैं जो बात आपसे कभी नहीं कह पाई, पता नहीं कभी कह भी पाऊँगी, कि हाँ आपको लेकर मेरे दिल में कुछ जज्बात पनपने लगे थे, और वही जज्बात आज भी मुझे बेचैन करते हैं। मैं आज भी आपको बहुत मिस करती हूँ। आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको मिस क्यों करती हूँ, क्यों रह रह कर मुझे आपकी याद आती है। पर मैं अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती, क्योंकि ये इमोशंस मुझे कमज़ोर बनाते हैं और कमज़ोर बनाएंगे, और मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। ये सोचकर श्री ने आंखें बंद कर ली और इन्हीं यादों को याद करते करते वो गहरी नींद में भी चली गई। श्री का ये हमेशा से ही था, जब भी रात के वक्त जब वो अपने रूम में अकेली होती थी तब वही पुरानी यादें उसे अक्सर घेर लिया करती थी। मुंबई, चौहान हवेली, क्या भाई मुझे मसूरी ले जाने की क्या ज़रूरत है, और ऐसे भी क्या बात आ गई वहाँ पर? तरुण ने परेशान होते हुए कहा। तो रणविजय जो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ था, उसने अपने हाथ में पकड़े पेन को घुमाते हुए कहा, वहाँ प्रॉब्लम आ गई है तरुण, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तरुण ने पूछा, क्या? तो रणविजय ने कहा, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जिन्हें हमें सॉल्व करने के लिए जाना होगा, और 2 दिन बाद ही हमें निकलना है। तो तरुण ने कहा, पर भाई वो तो आप अकेले जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो रणविजय ने तरुण को घूरते हुए कहा, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो? तो तरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ पर भी तो कितना सारा काम है ना जो मुझे हैंडल करना होता है। तरुण की बात सुनकर रणविजय ने अपने हाथ में पकड़े हुए फैन को तरुण की तरफ फेंकते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो तरुण, तुम कितने इंपॉर्टेंट काम हैंडल कर रहे हो मुझे अच्छे से पता है। तभी अमन ने अंदर आते हुए कहा, तुम यहाँ की फिक्र मत करो तरुण, यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा मैं, तुम तो रणविजय के साथ जाने की तैयारी करो। तरुण ने अमन को घूरते हुए कहा, तुम्हें बीच में बोलना ज़रूरी हो जाता है क्या अमन? तो अमन ने फेक स्माइल के साथ कहा, क्योंकि तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा ध्यान बिजनेस पर कम और लड़कियों पर कहीं ज़्यादा है। बोलो, तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म करूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तरुण ने जल्दी से चेयर पर खड़े होते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस क्यों ले जाते हो? ठीक है चला जाऊँगा, कहकर तरुण जल्दी से वहाँ से खिसक गया, क्योंकि उसे पता था कि अभी दोनों मिलकर उसे 4-5 बातें और सुनाएंगी। रणविजय ने उसे जाते हुए देखा और कहा, ये कभी काम को लेकर सीरियस होगा भी? अमन ने अपनी कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता। मसूरी 2 दिन बाद श्री घर से निकलने ही वाली थी, तभी वसुधा जी ने उसे रोकते हुए कहा, श्री बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए।
वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दरअसल वसुधा जी को श्री की चिंता हो रही थी, तो श्री ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पर और लोग भी तो होंगे ना। मनोज जी ने कहा, श्री एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो श्री ने कहा, नहीं पापा आप घर पर ही रहिए, वहाँ सब संभाल लूँगी मैं। क्या आपकी श्री इतनी कमज़ोर है कि इतना सा मैटर भी नहीं सुलझा सकती? तो मनोज जी ने कुछ कहना चाहा, तो श्री ने एक बार फिर कहा, पापा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, और वैसे भी कुछ वक्त से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। फिर बिना मनोज जी को कुछ कहने का मौका दिए श्री जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गए। वसुधा जी ने परेशान होते हुए कहा, सुनिए कहीं वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना। तो मनोज जी ने कहा, अगर कुछ ऐसा होगा तो श्री ने कहा है ना कि वो मुझे फ़ोन कर देगी। वैसे मैं मिस्टर जी को फ़ोन करके कह देता हूँ कि वो श्री का ख्याल रखें, और ज़रा सी भी कोई ऐसी बात होती है तो मुझे फ़ोन करके बता दें। वहीं श्री अपनी स्कूटी से इस मार्केट में पहुंची जहाँ पर उसकी फ्लावर शॉप थी। सारी शॉप आज बंद थी और वहाँ मौजूद सभी दुकानदार भीड़ इकट्ठा किए खड़े थे। सभी के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। सभी के बीच यही चर्चा का विषय था कि आज क्या होगा। क्या वो जमीन के मालिक को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर पाएंगे? श्री ने अपनी स्कूटी साइड में रखी और वहाँ पहुंचकर कहा, क्या उनके आदमी आ गए थे? तो मिश्रा जी ने कहा, नहीं बेटा, पर शायद वो आते ही होंगे, और मैंने सुना है कि इस जमीन के नए मालिक भी मसूरी पहुंच चुके हैं। तो श्री ने कहा, तो फिर सीधा हम उनसे ही बात करेंगे ना। तो मिश्रा जी ने कहा, बेटा इतना आसान नहीं है, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। वो भला हमारी बात क्यों सुनेंगे? उन्हें अपना बिजनेस कहीं ज़्यादा प्यारा है। तो श्री ने भी कहा, तो बिजनेस के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक दो कार आकर रुकी और उनमें से एक एक कर कई हट्टे कट्टे आदमी बाहर आए जिनके हाथों में हॉकी स्टिक थी। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मिश्रा जी ने कहा, ये तो गुंडे हैं यहाँ के, ये लोग क्यों आए हैं? श्री ने कहा, एक बार उनसे पूछ कर देखते हैं। श्री ने उनमें से किसी आदमी से पूछा कि आप सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उनमें से एक आदमी ने श्री को अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, तुम सभी लोग अभी आधे घंटे में इस जगह को पूरी तरह से खाली करो, वरना यहाँ से अपने घर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुँचोगे। उसकी बात सुनकर श्री ने गुस्से से कहा, तुम लोग हमें धमकी देने आए हो? तो उस आदमी ने एक गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, अब चाहे तो हमारी धमकी समझ लो, और हम धमकी भी वहीं देते हैं जिन्हें पूरी करने का दम देख रखते हो, इसलिए चुपचाप अपने सामान को समेटो और वहाँ से निकलो। श्री ने पीछे मुड़कर मिश्रा जी की तरफ देखा तो मिश्रा जी ने उसे इशारे से पीछे हटने के लिए कहा। श्री ने कहा, नहीं अंकल, हम इन लोगों से डर नहीं सकते हैं। आप खुद ही देखिए ना, ये लोग गिनती के 10 हैं और जबकि हम करीब 40-50 लोग हैं, तो क्या हम इनसे डर जाएंगे? अगर डटकर मुकाबला करें तो ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। श्री की बात पर वहाँ के कुछ नौजवान लड़के जिनकी दुकान भी इस मार्केट में थी, उन्होंने कहा, हाँ श्री सही कह रही है, अब जितना डरेंगे ये लोग उतना ही हमें डराएंगे, और हम लोग उनसे मांग भी क्या रहे हैं, सिर्फ 1 महीने की मोहलत ही ना, पर ये लोग तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, तो इन्हें जवाब देना बनता है। कहकर वो लड़के भी श्री के अगल बगल आकर खड़े हो गए। अपने से कम उम्र के उन बच्चों का हौसला और जज्बा देखकर वहाँ मौजूद बाकी लोगों में भी हिम्मत आ गई। वो भी आकर आगे बढ़े और एक साथ बोले, तुम लोग हमें डरा नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ से हम नहीं, अभी तुम जाओगे। उन गुंडों ने उन लोगों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तो फिर अपने हाथ पैर तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही उन गुंडों ने उन लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे थे उन लोगों का मुकाबला करने की। श्री ने तो एक गुंडे के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली थी और वो अच्छे तरीके से उन गुंडों की धुलाई भी कर रही थी। इन कुछ सालों में श्री में इतना तो बदलाव आ गया था कि वो किसी से डरती नहीं थी और वक्त आने पर मुसीबत का सामना करने से पीछे भी नहीं हटती थी। तभी वहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकी। पहली गाड़ी से तरुण और रणविजय एक साथ बाहर आए, वहीं दूसरी गाड़ी से विशंभर। वहाँ का माहौल देखकर तरुण ने रणविजय से कहा, भाई ये यहाँ पर क्या कोहरामा मचा हुआ है? क्या आपने लोगों को हटाने के लिए गुंडे भेजे थे? तो रणविजय ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी चीफ हरकत करूँगा? मैं तो यहाँ पर लोगों से बात करने आया था। तभी विशंभर ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, सर इन्हें मैंने भेजा है ना, ताकि जल्द से जल्द जमीन खाली करवा दें। रणविजय ने ये सुनकर विशंभर को घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
यहाँ गुंडे भेजने की क्या ज़रूरत थी? ये मामला बातचीत से भी सुलझाया जा सकता था। फिर उन गुंडों की तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप अपने आदमियों को कहो कि ये सब तमाशा करना बंद कर दें। तो विशंबर ने भी पहले उस भीड़ की तरफ देखा और फिर रणविजय से कहा, पर सर, अब वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप देख नहीं रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर मैं उन्हें रोकने के लिए गया तो ज़रूर ये लोग मुझे भी धो डालेंगे। तो तरुण ने कहा, वैसे तुम कुटने के लायक ही हो, हरकतें ही ऐसी है तुम्हारी। मन तो कर रहा है कि मैं ही कूट दूं तुम्हें। तो रणविजय ने कहा, अगर ये नहीं रोक सकता तो हमें रोकना होगा। फालतू में अगर कोई मर गया तो हम पर केस भी हो सकता है और मैं किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। उसने अपना जैकेट गाड़ी की फ्रंट सीट पर फेंका और अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए आगे बढ़ने लगा। तरुण ने कहा, भाई अकेले कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, मैं भी आता हूँ। कहकर तरुण ने भी अपनी जैकेट उतार कर गाड़ी के अंदर रखी और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए बड़े ही स्टाइल के साथ उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। रणविजय अब एक एक कर उन गुंडों की धुलाई कर रहा था। वहीं तरुण भी अब इसमें शामिल हो गया था। तभी रणविजय ने देखा कि एक लड़की हॉकी स्टिक से कुछ गुंडों को मारे जा रही थी। उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने कहा कि लड़की पागल हो गई है क्या? इतने हट्टे कट्टे गुंडों के सामने कब तक टिक पाएगी? इसे यहाँ से हटाना होगा। रणविजय जैसे आगे बढ़ने लगा तभी गुंडे ने उस पर ही अटैक करना शुरू कर दिया, पर रणविजय ने 2-3 घूंसे जमाकर उसे खुद से दूर कर दिया और वापस उस लड़की की तरफ बढ़ा। रणविजय ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया, तभी उस लड़की ने गुस्से से हॉकी स्टिक जैसे ही रणविजय पर मारनी चाहिए, तभी उसका हाथ हवा में ही रुक गया और वो अपनी आंखें बड़ी किए रणविजय को देखने लगी। वो कोई और नहीं, श्री थी। वहीं रणविजय का चेहरा भी बिल्कुल शॉक नजर आ रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो श्री से इतने सालों बाद इस हालत में मिलेगा। इस वक्त श्री और रणविजय दोनों ही जैसे फ्रीज हो गए थे। वहीं आसपास के लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे थे। तरुण ने जब अपने भाई को ऐसे खड़े हुए देखा तो एक गुंडे की पिटाई करते हुए कहा, भाई वहाँ खड़े खड़े क्या? इससे आगे तरुण कुछ कह पाता तभी उसका हाथ जो मुक्का मारने के लिए हवा में उठा था वहीं का वहीं रह गया। श्री को देखकर तो तरुण भी जैसे समझ नहीं पाया कि श्री यहाँ पर क्या कर रही है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस का शायरन सुनाई दिया। पुलिस को वहाँ आते देखकर विशंबर तो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से खिसक गया, क्योंकि गुंडे तो उसने ही भेजे थे। वहीं श्री अपने होश में आई। उसने मन ही मन कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे रणविजय से दूर जाना होगा। वहीं रणविजय तो अभी भी श्री को ही एकटक देखे जा रहा था, जैसे वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वाकई में श्री उसके पास ही है। तभी श्री ने रणविजय के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर तक धकेला और वहां मौजूद भीड़ के अंदर ही कहीं गुम हो गई। श्री को भागते देख रणविजय अपनी होश में वापस आया और एकदम से चिल्लाया, श्री रुक जाओ। पर श्री भला अब कहाँ रुकने वाली थी? रणविजय भी उस भीड़ के अंदर घुस गया जहां से श्री गई थी, लेकिन रणविजय ने श्री को चारों तरफ देखा। श्री वहां से गायब हो चुकी थी। वहीं श्री जल्दी से जाकर एक दीवार के पीछे छुप गई और हाँफते हुए बोली, रणविजय यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, इन्होंने तो मुझे देख लिया, अब मैं कैसे उसे छुपूंगी? श्री ने उस दीवार से हल्का सा झांक कर देखा। रणविजय अभी भी उसे चारों तरफ ढूंढ रहा था। जैसे ही रणविजय की नज़र उस दीवार की तरफ गई, श्री वापस दीवार के पीछे हो गई और घबराई आवाज़ में बोली, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे निकलूँ? तभी तरुण ने रणविजय के पास आकर कहा, भाई श्री कहाँ चली गई? वो तो अभी यहीं थी ना? रणविजय ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, हाँ वो यहीं थी, वो यहीं मसूरी में है, उसे ढूंढना होगा, कैसे भी करके उसे ढूंढो तरुण, मुझे श्री चाहिए किसी भी कीमत पर। तरुण ने कहा, भाई मैं अपने आदमियों को बोलता हूँ उसे ढूंढने के लिए, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। श्री ने अपने गले में पहने हुए रुमाल को जल्दी से खोला और उससे अपने चेहरे को अच्छे से कवर कर लिया। फिर थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई एक बुढ़िया काकी जो वहीं पर पहाड़ी फल फेंचने का काम करती थी और इस वक्त भी वहाँ बैठी हुई वो सब देख रही थी। जल्दी से उनके पास गई और बोली, काकी क्या मुझे आपका ये शॉल मिल सकता है? तो काकी, जिन्होंने काले रंग का शॉल लिया हुआ था, उन्होंने पूछा, श्री बेटा पर तुम्हें शॉल क्यों चाहिए? तो श्री ने कहा, काकी प्लीज़ ज़्यादा सवाल मत पूछिए, मैं आपको कल ही वापस लौटा दूंगी, पर अभी मुझे इसकी ज़रूरत है। तो काकी ने कहा, हाँ बेटा कोई बात नहीं। काकी ने अपना शॉल उतारकर श्री को दे दिया। श्री ने इस वक्त एक टोपी और स्वेटर पहनी हुई थी और धूप भी खिली खिली थी तो ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। श्री ने जल्दी से उस काले रंग की शॉल से खुद को अच्छी तरह से कवर किया और वापस उसी तरफ जाने लगी जहाँ उसकी स्कूटी खड़ी हुई थी। रणविजय और तरुण अभी भी आसपास श्री को ढूंढ रहे थे, पर श्री किनारे किनारे से
चुपचाप वहाँ से निकली जा रही थी और बार बार तिरछी नज़रों से रणविजय की तरफ देखती जा रही थी। दरअसल श्री ने शॉल से खुद को ऐसे कवर किया था कि उसके कपड़े भी अब नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए शायद रणविजय उसे पहचान नहीं पाया। कुछ ही देर में श्री अपनी स्कूटी के पास बैठ गई और स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। पुलिस के आ जाने से वहां के गुंडे कुछ तो भाग गए थे और कुछ पुलिस की गिरफ्तारी में भी आ गए थे। पुलिस को बता दिया कि ये गुंडे उसके बुलाए हुए नहीं हैं। तो वहाँ मौजूद भीड़ ने कहा, पर आप हैं कौन? तो रणविजय ने कहा, इस ज़मीन का नया मालिक। तो मिश्रा जी ने कहा, तो आपने ही तो ये गुंडे भेजे होंगे ना ये ज़मीन खाली करवाने के लिए? तो रणविजय ने कहा, मैं तो यहाँ पर बात करने आया था, मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता कि मुझे आप लोगों को यहाँ से हटाने के लिए गुंडों का सहारा लेना पड़े। तो दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, अब आप झूठ मत बोलिए। तभी मिश्रा जी ने कहा, ये सही कह रहे हैं क्योंकि मैंने खुद देखा था, ये तो उन गुंडों को खुद पीट रहे थे और अगर वो गुंडे इनके भेजे हुए होते तो भला ये उन गुंडों से हमें क्यों बचाते? पुलिस ने एक गुंडे को जोरदार थप्पड़ खींचकर मारते हुए कहा, बता तुझे किसने भेजा है यहाँ पर? तो उस गुंडे ने डरते हुए कहा, हमें तो विशंबर सिंह ने भेजा है, इन्होंने नहीं। ये बात सुनकर सभी लोग अब गुस्से से बोले, विशंबर सिंह शुरू से ही घटिया था, अब इतनी औछी हरकत पर उतर आया है। रणविजय ने कहा, ले जाओ उन लोगों को यहाँ से। पुलिस उन गुंडों को अपने साथ घसीट कर वहाँ से ले गई। फिर रणविजय ने उन आदमियों से कहा, मैं आप लोगों से अब कल बात करता हूँ। वो अपनी गाड़ी में बैठा और तरुण भी जाकर जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठ गया। रणविजय ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। वहीं श्री ने अपनी स्कूटी अपने घर के बाहर रोकी और जल्दी से अपने घर के अंदर घुस गई। श्री ने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। वो इस वक्त जोर जोर से सांस ले रही थी। मनोज जी जो वहीं सोफे पर बैठे हुए थे, उन्होंने जब श्री को इस हालत में देखा तो परेशान होते हुए बोले, श्री क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हो क्यों हो? मनोज जी को देखकर श्री जल्दी से उसके सीने से लग गई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, पापा वो यहाँ आ गए हैं। वो सिर्फ सांस फूलने की वजह से बोल नहीं पा रही थी। तो मनोज जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ। फिर उन्होंने श्री को सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो पहले पानी पियो। श्री ने जल्दी से पानी का गिलास अपने हाथों में पकड़ा और एक ही सांस में उसे ख़त्म कर दिया। श्री वापस उस टेबल पर रखते हुए उसे कहा, पापा वहाँ पर रणविजय, मैंने उनको देखा और उन्होंने भी मुझे देख लिया है। वो समझ गए कि मैं मसूरी में हूँ। अब क्या होगा पापा, क्या वो मुझे वापस अपने साथ ले जाएंगे? मनोज जी ने चौंकते हुए कहा, क्या रणविजय यहाँ है मसूरी में? पर क्यों? श्री को अभी तक नहीं पता था कि उस ज़मीन का नया मालिक रणविजय है। तो श्री ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है, पर अब क्या होगा पापा अगर उन्हें पता चल गया कि शिवी उनकी बेटी है तो कहीं वो मेरी बेटी को ले ना जाए। मनोज जी ने उसे शांत करते हुए कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा श्री, तुम डरो मत और हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। तभी वहाँ पर शिवांगी भागते हुए आई, मम्मा आप आ गई, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। शिवांगी के आने से श्री ने जल्दी से खुद को रिलैक्स किया और मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाई और कहा, हाँ मेरे बच्चे ने मुझे क्यों याद किया। शिवांगी जल्दी से आकर श्री की गोद पर चढ़ गई और बोली, आपकी शिवी तो आपको हमेशा याद करती है, पर आप तो शॉप पर होते हो ना। तो श्री ने पूछा, अच्छा तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा गया, बताओ मुझे। तो शिवांगी ने बताया, मम्मा आपको पता है मेरे स्कूल में मेरी नई फ्रेंड बनी है और वो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ अपनी चॉकलेट भी शेयर करती है। तो श्री ने प्यार से शिवांगी के गाल को चूमते हुए कहा, तो तुम्हें भी उसके साथ अपनी चीज़ शेयर करनी चाहिए ना। तो शिवांगी ने कहा, मम्मा मैंने भी तो उसे अपनी पेंसिल दी थी जो आपने मुझे ला कर दी थी। श्री ने प्यार से कहा, गुड गर्ल। तभी वसुधा जी जो इस वक्त ऊपर वाली फ्लोर पर शिवांगी के रूम में थी, उन्होंने नीचे आते हुए कहा, अरे श्री तुम आ गई, क्या वो सारा मैटर सॉल्व हो गया? तो श्री जो शिवांगी की वजह से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसने खड़े होते हुए कहा, माँ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर उसको थोड़ा वक्त लगेगा। तो वसुधा जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं मंदिर जा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए। तो शिवांगी ने भी कहा, नानी मैं भी आपके साथ चलूं? तो श्री ने कहा, नहीं शिवी तुम हमेशा ही नानी का हाथ
छुड़ाकर भाग जाती हो। तो शिवांगी ने कहा नहीं जाऊंगी ना मम्मा, मुझे भी जाने दो ना। तो वसुधा जी ने कहा कोई बात नहीं श्री, जाने दो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। ये सुनकर शिवांगी एकदम से खुश हो गई। कुछ देर में वो वसुधा जी के साथ वहाँ से चली गई। श्री ने खड़े होते हुए कहा पापा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो मनोज जी ने कहा ठीक है बेटा, तुम जाकर थोड़ा आराम करो और परेशान मत होना, ठीक है। श्री ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। तरुण और रणविजय की गाड़ी इस वक्त एक सुनसान जगह खड़ी हुई थी, जिसके सामने की तरफ एक गहरी खाई थी और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़। तरुण गाड़ी से टैक लगाए खड़ा था, वहीं रणविजय उस खाई के पास अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। काफ़ी देर तक रणविजय ऐसे ही खड़ा रहा तो तरुण उसकी तरफ बढ़ा और कहा भाई क्या सोच रहे हैं आप? मैंने कहा ना परेशान मत होइए, श्री को हम ढूंढ लेंगे। तो रणविजय ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा वो तो हम ढूंढ लेंगे, ये तो मुझे पता है, पर पता नहीं क्यों मुझे श्री की आंखों में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नज़र आए जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तरुण ने कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा मतलब वो क्या छुपाने की कोशिश करेगी? यही ना कि वो मसूरी में रह रही है। तो रणविजय ने कहा श्री मुझे कह कर आई थी कि वो मुझे छोड़ कर जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसे ये बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो श्री नहीं चाहती कि मुझे पता चले। तरुण ने कुछ सोचते हुए कहा अब जब श्री मिल जाएगी तो हमें वो बातें पता चल जाएगी ना कि आखिर वो क्या छुपाना चाहती है। चलिए अब आप चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, वैसे भी मुंबई से यहाँ आकर आप सीधा मार्केट की तरफ चले आए थे, मेरे ख्याल से थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रणविजय ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। फिर दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। वसुधा जी और शिवांगी जब मंदिर पहुँचे तो उसमें शाम की आरती हो रही थी। वसुधा जी ने शिवांगी का हाथ छोड़ा और हाथ जोड़ते हुए बोली शिवांगी चलो हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो। शिवांगी ने वैसा ही किया जैसा वसुधा जी ने कहा। वसुधा जी ने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और मंत्रमुग्ध होकर उस आरती का आनंद ले रही थी। जब कुछ देर हुई तो शिवांगी ने अपनी एक आंख खोलकर वसुधा जी की तरफ देखा। वसुधा जी को आंखें बंद किए देख शिवांगी ने सोचा अभी तो ये आरती बहुत लंबी चलेगी ना, मैं ये काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर खेल लेती हूँ। दरअसल शिवांगी का ध्यान आरती में कम और बाहर खेल रहे बच्चों में ज़्यादा था, जिसमें से ज़्यादातर बाहर बैठे भिखारी के बच्चे थे। शिवांगी ने एक बार फिर से ये तसल्ली की कि उसकी नानी माँ उसे देख तो नहीं रही हैं। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो चुपचाप वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। सभी लोगों का ध्यान इस वक्त आरती में ही था। शिवांगी बाहर आई और वहाँ खड़ी होकर उन बच्चों को खेलते देखने लगी। वो सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे। शिवांगी का भी मन हुआ कि वो भी उनके साथ खेले, पर चक्कर ये था कि वो सभी रोड की दूसरी तरफ खेल रहे थे और उसकी नानी माँ ने उसे सख्त मना किया था कि वो रोड पर बिल्कुल ना जाए। पर शिवांगी आखिर थी तो 4 साल की बच्ची ही, इसलिए वो भी उन बच्चों के पास जाने के लिए रोड पार करने लगी। तभी किसी ने उसे रोका, अरे बेटा तुम रोड पर क्यों गई, चलो वापस मंदिर में जाओ। शिवांगी ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़े अंकल उसे रोक रहे थे। वो शिवांगी को अच्छे से जानते थे क्योंकि शिवांगी अक्सर ही अपनी नानी के साथ मंदिर आया करती थी। तो शिवांगी ने कहा अंकल मुझे उन लोगों के साथ खेलना है। तो उस आदमी ने कहा बेटा तुम तो अपनी नानी या अपनी माँ के साथ आई हो ना, वो कहाँ है? तो शिवांगी ने कुछ सोचते हुए कहा अगर मैंने बता दिया कि मैं नानी को बिना बताया यहाँ आई हूँ तो ये मुझे वापस पकड़कर नानी के पास छोड़ेंगी और उनसे मेरी शिकायत भी करेंगे कि मैं रोड पर थी। इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा वो नानी तो वो क्या है ना अंदर पूजा कर रही है ना, तो मैं वहाँ बोर हो रही थी, इसलिए नानी ने कहा कि मैं नीचे जाकर बच्चों के साथ खेलूं। फिर शिवांगी ने बिना उस अंकल को बोलने का मौका दिए जल्दी से रोड की दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। शिवांगी की ये हरकत देखकर उस अंकल ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा ये बच्चे बहुत शैतान हैं। फिर वो भी अपने रास्ते चले गए। शिवांगी उन बच्चों के पास जाकर उनके साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद एक छोटे से लड़के ने कहा चलो वहाँ कुछ दूरी पर बहुत सारे खरगोश हैं, हम उनके साथ चलकर खेलते हैं। तो शिवांगी ने कहा मुझे भी साथ ले चलो ना। तो उस बच्चे ने कहा तुम यहाँ किसके साथ आई हो? तो शिवांगी ने कहा मैं अपनी नानी के साथ आई हूँ, पर वो मंदिर में पूजा कर रही हैं, उन्हें वक्त लगेगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है, यहीं थोड़ी दूर पर बहुत सारे खरगोश हैं, हम उनके साथ खेलने चल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। शिवांगी उन बच्चों के साथ वहीं पर चली गई। वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बहुत पास ही थे, पर एक छोटा सा बगीचा था जिसका कोई गेट भी नहीं था और अंदर ही बहुत सारे खरगोश खेल रहे थे।
वो सारे खरगोश पालतू थे। शिवांगी और वो सभी बच्चे अंदर चले गए। वो क्यूट क्यूट से खरगोश हरी हरी घास पर फुदकते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वहीं पास ही बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था जो उन सभी खरगोश का मालिक था। शिवांगी और सभी बच्चों ने उन सभी खरगोश को अपने हाथों में ले लिया और प्यार से सहलाने लगे। शिवांगी ने तो अपने हाथों में एक बेबी रैबिट को पकड़ा हुआ था और अपनी गोद में बैठकर वहीं घास पर बैठ गई और प्यार से उसके फर को सहलाने लगी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि इन छोटे छोटे रैबिट्स के साथ खेलने में। शिवांगी तो भूल ही गई कि वो तो अपनी नानी के साथ मंदिर आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा जी की पूजा जब खत्म हुई तो उन्होंने उस तरफ देखा जहाँ पर शिवांगी खड़ी थी, लेकिन शिवांगी वहाँ मौजूद नहीं थी। ये देखकर वसुधा जी ने आसपास नज़र दौड़ाकर शिवांगी को ढूंढा, पर शिवांगी कहीं भी नहीं थी। अब वसुधा जी को शिवांगी की चिंता होने लगी। हे भगवान, ये सभी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, मैंने उसे मना भी किया था कि कहीं ना जाए। ये लड़की भी ना बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। कहकर वसुधा जी जल्दी से मंदिर से बाहर आई और अपनी फुटवेयर पहनकर वह आसपास शिवांगी को आवाज़ देते हुए बढ़ने लगी। शिवी, कहाँ हो बेटा? शिवी। लेकिन शिवांगी कहाँ पर मौजूद होती है? लेकिन शिवांगी वहाँ पर मौजूद होती है तब ना वो जवाब देती। वसुधा जी को अब और भी चिंता होने लगी कि आखिर शिवांगी कहाँ चली गई। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी जिस खरगोश को अपनी गोद में बैठा उसे सहला रही थी, अचानक ही वो उछलकर शिवांगी की गोद से बाहर गया। अपने प्यारे से रैबिट को भागते देखकर शिवांगी जल्दी खड़ी हुई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। लेकिन वो खरगोश भागते भागते बगीचे के मेन गेट तक पहुँच गया। इससे पहले कि शिवांगी उसे पकड़ पाती वो भागते हुए रोड पर आ गया। शिवांगी रोड पर जाना चाहती थी पर वहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसका क्यूट सा रैबिट इस वक्त रोड पर था और उसे डर था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उस खरगोश की तरफ भागी और जल्दी से जाकर उस खरगोश को पकड़ लिया, क्योंकि वो खरगोश भी रोड के बीचों बीच सहमा हुआ बैठा था। इतनी गाड़ियाँ होने की वजह से उसे भी शायद समझ नहीं आया कि वो यहाँ से कैसे निकले। शिवांगी ने उस खरगोश को उठाया ही था तभी एक गाड़ी ने झटके से ब्रेक लगाई। शिवांगी ने जब उस गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा तो डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं रणविजय तनुर से बात करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी अपनी गाड़ी के आगे एक बच्ची को देखकर रणविजय ने झटके से ब्रेक लगाई। उस बच्ची ने अपने हाथ में छोटे से रैबिट को पकड़ा हुआ था और डरी सहमी सी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। तनु ने शौक होते हुए कहा, ये बच्ची रोड पर क्या कर रही है? अभी इसे चोट लग जाती तो? रणविजय ने कहा, मुझे लगता है कि वो डर गई है, चलो चलकर देखते हैं। कहकर रणविजय ने सीट बेल्ट उतारा और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। तरुण भी जल्दी से रणविजय के पीछे चला गया। शिवांगी अभी भी ऐसे ही घबराई हुई खड़ी हुई थी। रणविजय ने घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे को अपने सामने किया और कहा, बच्चा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा ना? इस आवाज़ को सुनकर शिवांगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस बच्ची का चेहरा देखकर रणविजय कुछ पल के लिए तो सोच में ही पड़ गया। उसे पता नहीं क्यों, पर इस बच्ची की आंखें किसी की याद दिला रही थी। उसे वो बच्ची भी बहुत अपनी सी लगी। वहीं रणविजय को सामने देखकर शिवांगी ने रिवासी सी आवाज़ में कहा, मुझे मेरी नानी के पास जाना है। वहीं तरुण हैरानी से उस बच्ची को देख रहा था। वो मन ही मन बोला, इस बच्ची की शक्ल भाई से कितनी मिलती जुलती है, जैसे कि ये इन्हीं की बेटी हो। तभी रणविजय ने प्यार से उस बच्ची के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारी नानी? मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ कर आता हूँ। तो शिवांगी ने उंगली से एक तरफ इशारा किया। रणविजय और तरुण दोनों ने ही एक साथ उस तरफ देखा जहाँ पर शिवांगी इशारा कर रही थी। कुछ दूरी पर एक मंदिर बना हुआ था। फिर रणविजय ने दोबारा उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी नानी मंदिर में है? तो शिवांगी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ कर आता हूँ। तभी शिवांगी ने कहा, पर अंकल, मुझे ये रैबिट वहाँ छोड़ कर आना होगा, ये उनका है ना? तो तरुण ने उसके हाथ से रैबिट लेते हुए कहा, ठीक है, इसे मैं छोड़ कर आ जाऊँगा, तुम अपनी नानी के पास जाओ। तरुण ने उसके हाथ से संभाल कर उस रैबिट को ले लिया और गार्डन की तरफ बढ़ गया। रणविजय ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा दिए। बच्ची थोड़ी सहमी हुई थी, इसलिए रणविजय उससे इधर उधर की बातें कर रहा था। अच्छा बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? तो शिवांगी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, शिवी। पर रणविजय ने दोबारा पूछा, अच्छा शिवी, क्या तुम पढ़ने जाती हो? तो शिवांगी ने कहा, हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, पर मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। तो रणविजय ने कहा, क्यों? तभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए ना, शिवांगी ने कहा, मुझे फिर वहाँ पर मम्मा की याद आती है ना, इसलिए। और मम्मा तो मेरे साथ जाती ही नहीं है। तो रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी,
मम्मा बच्चों के साथ स्कूल नहीं जाती हैं, सभी बच्चों को अकेले ही जाना होता है। अब तक रणविजय मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया था। शिवांगी ने कहा, अंकल अब आप मुझे नीचे उतार दीजिए, अब मैं खुद ऊपर चली जाऊंगी, मेरी नानी ऊपर ही मेरा इंतजार कर रही होंगी। तो रणविजय ने कहा, ठीक है बेबी, अब संभल कर जाना, इधर उधर मत निकल जाना। शिवांगी ने स्माइल करते हुए रणविजय के गाल पर किस किया और उसे नीचे उतारने का इशारा किया। रणविजय ने शिवांगी को नीचे उतारा तो शिवांगी एक दो सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी कि पीछे मुड़कर उसने अपने छोटे छोटे हाथ को हिलाते हुए कहा, बाय अंकल और थैंक यू। कहकर शिवांगी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चली गई। रणविजय मुस्कुराते हुए इसे तब तक देखता रहा जब तक कि शिवांगी चली नहीं गई। वो मन ही मन बोला, आज पहली बार मिला हूँ इससे, फिर भी इतनी अपनी सी क्यों है, ऐसा लगता है जैसे इससे कोई गहरा रिश्ता है मेरा। तभी तरुण की आवाज़ उसके कानों में आई जो पीछे ही खड़ा था, भाई उस बच्ची को आपने छोड़ दिया ना। तो रणविजय ने पीछे मुड़कर कहा, हाँ तरुण, वो अपनी नानी के पास चली गई है, चलो हम लोग भी चलते हैं। कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहीं तरुण भी उसके साथ साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शिवांगी जब ऊपर सीढ़ियों पर आई तभी उसकी नज़र अपनी नानी पर गई जो परेशान सी हालत में शिवांगी को आसपास ढूंढ रही थी। अपनी नानी को परेशान होते देख शिवांगी जल्दी से भागकर नानी के पास गई और उनके पैरों से लिपट गई। जब वसुधा जी ने शिवांगी को देखा तो एकदम हैरान होते हुए बोली, शिवी कहाँ चली गई थी तुम? और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना। वसुधा जी ने शिवांगी को हल्का सा डांटते हुए कहा, क्योंकि अगर आज शिवांगी को कुछ भी हो जाता तो वसुधा जी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। शिवांगी ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी नानी, वो मैं बच्चों के साथ खेलने चली गई थी, आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। तो वसुधा जी ने प्यार से शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, तुम ऐसे परेशान मत किया करो ना मुझे। तो शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी अब मैं आपको कभी ऐसे परेशान नहीं करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। अब घर चलें, मुझे भूख लगी है ना। तो वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, हम जल्दी से घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी खाने के लिए। शिवांगी वसुधा जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप ना मेरे लिए नूडल्स बनाना, मैं बहुत दिन से नूडल्स नहीं खाए हैं। तो वसुधा जी ने कहा, झूठ क्यों बोल रही हो शिवांगी, 2 दिन पहले ही तो तुमने नूडल्स खाए हैं। तो शिवांगी ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गई, कोई बात नहीं, तो फिर आप पास्ता बना देना। शिवांगी ऐसे ही अपनी नानी का हाथ पकड़ते हुए उछलती हुई चल रही थी और अपनी नानी से बातें भी कर रही थी। वहीं रणविजय जो अपनी गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, उसकी नज़र उस तरफ गई जहाँ से शिवांगी वसुधा जी के साथ जा रही थी। वसुधा जी की पीठ रणविजय की तरफ थी, इसी वजह से वो वसुधा जी को देख नहीं पाई, लेकिन शिवांगी को देखकर ही वो पहचान गया कि ये वही बच्ची है जो अभी कुछ देर पहले ही उसे मिली थी। शिवांगी को देखकर रणविजय के फेस पर खुद ब खुद एक प्यारी सी स्माइल आ गई। दरअसल जब रणविजय अपनी गाड़ी के पास पहुंचा था तभी उसके पास एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, इसलिए वो बात करने के लिए वहीं रुक गया था। रणविजय बात करते हुए शिवांगी को तब तक देखता रहा जब तक शिवांगी अपनी नानी के साथ एक ऑटो में नहीं बैठ गई। ऑटो वाले ने ऑटो वसुधा जी के घर के बाहर रोकी। वसुधा जी ने ऑटो वाले को पैसे दिए, फिर शिवांगी का हाथ पकड़ा और जैसे ही अंदर जाने लगी शिवांगी ने अपनी नानी का हाथ खींचते हुए कहा, नानी आप प्लीज़ मम्मा को मत बताना वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। तो वसुधा ने कहा, तुम ऐसी हरकतें फिर करती क्यों हो कि तुम्हें अपनी मम्मा से डांट पड़े। तो शिवांगी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, प्लीज़ ना नानी, आप क्या चाहती हो कि आपकी बेटी आपकी क्यूट सी सिवी को डांटे। तो वसुधा ने कहा, ठीक है बाबा नहीं कहूँगी, लेकिन आइंदा से तुम ऐसी हरकत मत करना वरना तुम्हारे साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। अपनी नानी की बात पर शिवांगी खिलखिलाकर हंस दी। दोनों ही जब अंदर आई उस वक्त श्री किचन में ही काम कर रही थी। आज उसका मन था कि वो सबके लिए डिनर बनाए। जब उसने वसुधा जी और शिवांगी को आते हुए देखा तो वो अपना हैंड वॉश करके बाहर आई और कहा, आ गए तुम लोग, मैं कब से तुम लोगों का वेट कर रही थी। तो शिवांगी ने जल्दी से अपनी माँ के पास भागते हुए गई और उनके पैरों से लिपटते हुए कहा, अम्मा आपको पता है आज मुझे बहुत अच्छे वाले अंकल मिले। श्री ने पूछा, अंकल कौन से अंकल? तो शिवांगी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये लो, मैंने उन्हें अपना नाम तो बता दिया पर मैंने उनका नाम ही नहीं पूछा। तो श्री ने शिवांगी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम ऐसे किसी अजनबी से कैसे बात कर सकती हो सिवी, और ऐसे किसी अजनबी को अपना नाम नहीं बताया जाता है। तो शिवांगी ने कहा, पर वो अंकल बहुत अच्छे थे, वो बैड अंकल बिल्कुल भी नहीं थे। श्री शिवांगी को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई और कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकती हो, इसलिए आइंदा से किसी भी अजनबी से ऐसी बात मत करना। शिवांगी ने मन ही मन कहा,
पर मुझे तो पता नहीं क्यों वो अंकल स्ट्रेचर लगे ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। वैसे वो अंकल कितने हैंडसम थे ना। फिर शिवांगी ने कहा, मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कहकर शिवांगी जल्दी से श्री की गोद से उतरी और भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वसुधा जी ने कहा, श्री अब तुम बेटा आराम करो, आगे खाना मैं बना लूँगी। तो श्री ने कहा, माँ लगभग डिनर रेडी है। आप आज मेरा मन था आप सभी का फेवरेट कुछ बनाने का। दरअसल श्री का जब भी मूड ख़राब होता था तो वो कुकिंग करती थी और आज भी उसका मूड बहुत ख़राब था, इसलिए उसने डिनर बनाने का डिसाइड किया था। वैसे तो किचन का मोर्चा अक्सर वसुधा जी ही संभालती थी। श्री तो कभी कभार मन आने पर ही कुकिंग किया करती थी। एक कॉटेज में रणविजय सोफे पर गुस्से से बैठे हुए सामने खड़े विशंबर सिंह को घूर रहा था। विशंबर सिंह डरी हुई नज़रों से रणविजय की तरफ देखता और वापस अपनी नज़र झुका लेता। वहीं तरुण आराम से दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। उसे पता था कि अब उसके भाई इस विशंबर की अच्छे से वॉट लगाएंगे। रणविजय ने अपनी शर्त आवाज़ में कहा, तुमने किससे कहा था? तुमसे किसने कहा था वहाँ पर गुंडे भेजने के लिए? वहाँ पर तुम मेरी मुसीबत कम करने आए थे या फिर बढ़ाने? तो विशंबर सिंह ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, सर मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा था। आपने देखा नहीं वो लोग कितनी ज़्यादा एग्रेसिव थे। अगर वो ज़मीन खाली करना चाहते तो उन गुंडों की धमकियों से ही कर देते ना। और आपने ही तो कहा था कि आपको ज़्यादा देरी नहीं चाहिए। तो रणविजय ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम वहाँ पर गुंडे भेजकर उन लोगों से मारपीट करोगे? वो लोग कोई गुंडे मवाली नहीं है, नॉर्मल लोग हैं और ये मामला मैं बातचीत से सुलझा सकता था। विशंबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, सर मामला तो बातचीत से ही सुलझ रहा था अगर वो लड़की बीच में ना आती। तो रणविजय ने पूछा, कौन सी लड़की? तो विशंबर ने याद करते हुए कहा, शायद श्री नाम है उसका। यह नाम सुनकर तरुण और रणविजय दोनों ही चौंक गए। रणविजय ने पूछा, श्री? तो विशंबर ने कहा, हाँ सर, इस लड़की ने उन सभी लोगों को बरगलाया था। इसी वजह से वो लोग अब बगावत पर उतर रहे हैं। रणविजय ने मन ही मन कहा, श्री वो वहीं मौजूद थी। फिर विशंबर ने पूछा, तुम जानते हो वो कहाँ रहती है? तो विशंबर ने कहा, नहीं मैं उसका एड्रेस नहीं जानता, पर अभी 3-4 साल पहले ही उसने यहाँ पर फ्लावर वाली शॉप खोली थी। तो तरुण ने जल्दी से पूछा, तो क्या श्री की फ्लावर शॉप इस मार्केट में मौजूद है? विशंबर को लगा कि वो शायद रणविजय और तरुण को कन्वेंस करने में कामयाब हो गया है, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। हाँ सर, शॉप वहीं पर मौजूद है, लेकिन मार्केट के कुछ लोग शायद उसके घर का एड्रेस जानते होंगे। आप कहें तो मैं आज उस लड़की को उठवा। इससे पहले कि विशंबर अपनी बात पूरी कर पाता, रणविजय ने चीखते हुए कहा, जस्ट शट अप। तुमसे जितना पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब दो, उससे ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब निकलो यहाँ से। विशंबर को समझ नहीं आई कि भला श्री के बारे में ऐसा कहने पर रणविजय को इतना गुस्सा क्यों आया, पर रणविजय का गुस्सा देखकर उसने वहाँ से खिसकना ही सही समझा, इसलिए चुपचाप वो वहाँ से निकल गया। तो रणविजय ने तरुण से कहा, मार्केट में ही उसके बारे में पूछताछ करो और जैसे ही उसका पता लगता है मुझे आकर खबर दो। तरुण ने रणविजय के पास आते हुए कहा, भाई पर अगर वो आपके पास नहीं आना चाहती है तो प्लीज़ उसे फोर्सफुली अपने पास। तो रणविजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, तरुण तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। कल दोपहर तक मुझे श्री का एड्रेस चाहिए, किसी भी कीमत पर। तरुण जानता था कि श्री के आगे रणविजय किसी की नहीं सुनेगा, इसलिए उसने भी चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया। रणविजय आकर वापस सोफे पर बैठा और सामने पड़ी वाइन की बोतल को उठाया और गिलास में वाइन सर्व कर गिलास को अपने हाथों में पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके सिप लेते हुए कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने ड्रिंक की गिलास को खाली किया और अपना सिर सोफे की बैग पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, बस कुछ ही देर के फासले हैं श्री, बहुत छुप चुकी हो मुझसे, अब और नहीं। मैं भी देखता हूँ कब तक बचती हो मुझसे। श्री इस वक्त अपने बेड पर सो रही थी, तभी एकदम से उसे हल्की सी बेचैनी हुई और झटके से वो उठ बैठी। उसने घबरा कर अपने आसपास देखा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे रूम में उसके अलावा भी कोई और मौजूद था। जब उसे तसल्ली हो गई कि रूम में कोई नहीं है, उसने खुद से ही कहा, मुझे ये अजीब सी बेचैनी क्यों हुई, जिससे कोई फिर से बड़ी मुसीबत। तभी श्री को ख्याल आया कि रणविजय भी इसी शहर में है। वो घबराते हुए बोली, नहीं रणविजय इसी शहर में है। अगर उसे पता चला कि मेरी शिवांगी के बारे में तो मुझे अपनी परवाह नहीं पर अपनी बच्ची की परवाह है। कहीं वो अपनी जिद के चलते मेरी बच्ची को जरिया ना बनाए मुझे अपने पास बुलाने का। श्री को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इसलिए वो बेड से उठी और अपनी बेटी के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने शिवांगी के रूम का डोर ओपन किया और अंदर गई। शिवांगी अपने छोटे से बनी को पकड़े हुए सुकून से सो रही थी। अपनी बेटी का चेहरा देखकर श्री के फेस पर स्माइल आ गई। वो जाकर अपनी बेटी के बगल में ही लेट गई और उस छोटी सी क्यूट सी एंजल को अपनी बाहों में भर लिया।
अब जाकर श्री के दिल को एक राहत मिली। उसने प्यार से अपने शिवी के बालों को चूमा और मन ही मन कहा, तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची, मेरी क्यूट एंजल। तुम और मम्मा दोनों हमेशा साथ में रहेंगी और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में श्री को भी नींद आ गई। सुबह का वक्त श्री शिवांगी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। उसने उसकी सिल्की बालों की छोटी सी पौनी बनाई हुई थी और उस पर बहुत ही क्यूट सी हेयर पिन भी लगा दिए थे। शिवांगी ने बड़ी सी क्यूट आवाज़ में कहा, मम्मा क्या आप आज मुझे लेने आओगे? तो श्री ने कहा, क्यों बेबी, नानू तुम्हें लेने के लिए आते हैं ना। तो शिवांगी ने कहा, मम्मा आपको पता है मेरे स्कूल में सभी बेबीज़ की मम्मा आती हैं उन्हें लेने के लिए, और कभी कभी तो उनकी डैडी भी आते हैं, पर मेरे पास तो और बेबीज़ की तरह डैडी नहीं है ना, सिर्फ आप ही हैं, तो आप ही मुझे लेने जाया करिए ना। जब आप मुझे लेने आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरना स्कूल में सभी बेबीज़ कहते हैं कि तुम्हारे डैड और मम्मा प्यार नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें लेने नहीं आते हैं। शिवांगी ने कहते हुए थोड़ा उदासी से श्री की तरफ देखा तो श्री को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगा कि उसकी छोटी सी बेटी को इतनी सी एज में क्या क्या सहना पड़ रहा है और क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। उसने प्यार से शिवांगी के माथे को चूमते हुए कहा, ओके बेबी, आज तुम्हें मैं लेने आऊँगी तो खुश। अब देखो, सैड मत हो, तुम्हें पता है ना, तुम सैड होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम तो मुझे शरारतें करती और मुझसे डांट खाती ही अच्छी लगती हो। कहकर श्री ने शिवांगी के पेट में गुदगुदी की तो शिवांगी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ ही देर में शिवांगी का मूड जब ठीक हो गया तो श्री ने उसे ब्रेकफास्ट करवाया और उसे स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। करीब आधे घंटे बाद श्री ने शिवांगी को स्कूल छोड़ा और वापस स्कूटी पर घर के लिए निकल गई। अभी वो रास्ते पर पहुंची थी कि तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी उसके आगे आकर खड़ी हुई। श्री को समझ नहीं आया कि आखिर किसने उसका रास्ता रोका है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी गाड़ी का डोर ओपन हुआ। जब श्री ने रणविजय को बाहर आते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई। रणविजय उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। श्री ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की, पर इससे पहले कि वो जा पाती रणविजय ने उसकी स्कूटी की चाबी निकाली और उसे नीचे उतरने के लिए कहा, उतरो। श्री को समझ नहीं आया कि अब वो यहाँ से कैसे बची। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो धीरे से स्कूटी से नीचे उतरी और अपनी स्कूटी को स्टैंड पर लगाया। रणविजय को लगा कि श्री उसकी बात मान गई है, लेकिन तभी श्री ने रणविजय को खुद से दूर धकेला और जल्दी से वहाँ से भाग गई। रणविजय ने चिल्लाते हुए कहा, श्री मैंने कहा रुक जाओ, तुम अब मुझसे भाग नहीं सकती। पर श्री भला आप कहाँ रुकने वाली थी? वो तो किसी भी तरह से रणविजय से दूर जाना चाहती थी। श्री को ना रुकते देखकर रणविजय ने कहा, इसे तो मैं वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। श्री ने जब रणविजय को अपने पीछे आते हुए देखा तो जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ने लगी तभी रास्ते में ही एक पत्थर के आ जाने से वो सीधा सड़क पर ही गिर पड़ी। अब तक रणविजय उसके पास आ गया था। श्री को नीचे गिरते देखकर रणविजय रुका और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, कर लिया शौक पूरा या और भी भागना है? श्री ने पलटकर रणविजय की तरफ देखा और पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, क्यों आए हो यहाँ और अब क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। रणविजय श्री के करीब आया और पंजों के बल उसके पास बैठते हुए बोला, तुम चाहिए मुझे, समझी, सिर्फ तुम। कहकर रणविजय ने झटके से श्री को अपनी गोद में उठा लिया। श्री अपने हाथ पैर मारते हुए रणविजय की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय ने उस पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस ली और उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। श्री रणविजय के कंधे पर मारते हुए बोली, मत कीजिए, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? रणविजय ने गाड़ी का डोर ओपन करते हुए कहा, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती करने पर तुम मजबूर कर रही हो श्री। कहकर रणविजय ने लगभग श्री को फ्रंट सीट पर धकेल ही दिया और तेज आवाज़ के साथ गाड़ी का डोर बंद कर दिया। फिर जल्दी से आकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। श्री गाड़ी का डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय ने इस बात की परवाह नहीं की और श्री की तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट लगा दी। श्री ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे जाने दीजिए, यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो रणविजय ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, अच्छा तो तुमने नहीं किया था श्री, इस तरह से बिना बताए गायब होकर, तो तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ या नहीं? कहकर रणविजय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। श्री पूरे रास्ते रणविजय को गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी, पर रणविजय ने उसकी बात का कोई भी परवाह नहीं की और स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में रणविजय श्री को अपने कॉटेज ले आया और गाड़ी से बाहर आकर उसने गाड़ी का डोर ओपन किया और श्री को खींचकर बाहर निकाला। श्री उससे छूटने के लिए उस पर चिल्ला रही थी, छोड़िए मुझे, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे मेरे घर जाना है। रणविजय उसके हाथ को खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हारे अपने घर में ही लेकर आया हूँ तुम्हें, जहाँ मैं हूँ वहीं तुम्हारा घर है।
फिर झटके से उसे अपने पास करते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे भूल गई कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो? श्री ने गुस्से से कहा, नहीं हूँ मैं आपकी बीवी, क्योंकि वो शादी भी फोर्सफुली की थी आपने, मेरी मर्जी उसमें शामिल नहीं थी। रणविजय ने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी से भी शादी कर लेंगे दोबारा, पर अब तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, यो तो तुम भूल ही जाओ। कहकर रणविजय उसे वापस खींचते हुए कॉटेज में ले आया। रणविजय उसे नीचे हॉल में लेकर आया और सोफे की तरफ धकेल दिया। श्री के मुंह से एक चीख निकली। उसने गुस्से से पलटकर रणविजय की तरफ देखा। इससे पहले कि वो सोफे से खड़ी होती, रणविजय ने अपना एक पैर उसके बगल में टिकाया और उसी पर अपनी बाँह टिकाते हुए श्री की तरफ झुका, जिस वजह से श्री पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, ये ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रणविजय ने श्री की चेन पर हाथ रख उसके चेहरे को ऊपर किया और कहा, तेवर काफ़ी बदले हुए नजर आ रहे हैं तुम्हारे श्री। आपसे सीधा तुम, और तुम मुझे धमकी दे रही हो कि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए नहीं होगा। कहा था ना मुझे छोड़कर मत जाना। श्री ने रणविजय का हाथ झटका और कहा, क्यों क्यों रुकती मैं तुम्हारे पास? हमारे बीच सिर्फ नाम का रिश्ता था और ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी कि मैं तुम्हारे पास रुकती। और तुमने जो मेरे साथ किया, क्या मैं उसे ऐसे ही जाने देती? जब सज़ा की हकदार तो नायरा थी, तो तुम भी तो थे ना रणविजय। तो रणविजय ने कसकर श्री का गाल पकड़ा और उसके चेहरे को और करीब आते हुए कहा, तुम मेरे साथ रहकर ही मुझे सज़ा देती। मुझसे दूर जाने की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे कि बिना बताए वहाँ से गायब हो गई? कहकर रणविजय ने उसका चेहरा झटका और उसे थोड़ा दूर होते हुए कहा, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भागती हो। तुम कोशिश करना बंद नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी सारी कोशिश नाकाम भी कर दूँगा और तुम्हें अपने साथ वापस मुंबई ले जाकर ही रहूँगा। कहकर रणविजय उसे वापस अपने कंधे पर डाला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। श्री रणविजय के पीठ पर मारते हुए बोली, रणविजय जाने दो मुझे। तुम क्या सोचते हो तुम मुझे यहाँ कैद करोगे? अब मैं वो पहले वाली श्री नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात डर कर मान लूँगी। मैं तुम्हारी कैद से भाग जाऊँगी। रणविजय उसे एक रूम में लाया और बेड पर पटकते हुए कहा, तो कोशिश करके देख लो। तुम बार बार कोशिश करोगी, मैं बार बार तुम्हें यहीं लेकर आऊँगा और तब तक ऐसा करूँगा जब तक कि तुम थक नहीं जाती और मुझे ये ज़बरदस्ती करने पर तुम खुद मजबूर कर रही हो। मैं तो प्यार से भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ रहो। 5 साल मुझसे दूर रखकर मुझे सज़ा दे दी ना, बस काफ़ी है। सिर्फ बेड से खड़ी हुई और कहा, तुम्हारे लिए वो सज़ा काफ़ी नहीं है, क्योंकि जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है उसके लिए तो तुम और भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो। फिर मन ही मन कहा, और वो मैं तुम्हें दे दी है। सारी ज़िंदगी तुम्हें पता नहीं लगने दूंगी कि तुम एक बेटी के बाप हो। श्री को अपनी सोच में गुम देख कर रणविजय ने उसके चेहरे को के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ? यही सोच रही हो कि यहाँ से भागोगी कैसे? श्री ने भी स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल, मैं यही सोच रही हूँ कि यहाँ से कैसे भागूं। रणविजय ने बड़े एटीट्यूड से कहा, सोचती रहो, क्योंकि तुम्हारी ये प्लानिंग सोच तक ही सीमित रहने वाली है। मिलता हूँ तुमसे कुछ देर में, अभी ज़रूरी काम निपटाने हैं मुझे, और कुछ ज़रूरी काम निपटाने मुझे जाना भी है। बाय बेबी। कहकर रणविजय ने जोर से श्री के गाल पर किस किया और वहाँ से निकल गया। श्री ने अपने गाल को जोर से रगड़ा और कहा, तुम जब तक लौट कर आओगे तब तुम्हें मैं यहाँ मिलूंगी ही नहीं। कर लो जो करना है। कहकर श्री रूम के डोर की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने डोर ओपन करना चाहा, तब जाकर उसे पता चला कि रणविजय डोर बाहर से लॉक करके गया है। श्री ने गुस्से से एक पैर डोर पर मारते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करके जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर अपने बगल में हाथ फेर रूम में नज़र दौड़ाते हुए कहा, कैसे ना कैसे भी तुझे यहाँ से जाना है, और अगर मैं घर नहीं पहुँची तो मम्मी पापा कहीं टेंशन में ना आ जाए। श्री जल्दी से बालकनी की तरफ गई। उसने देखा कि रणविजय की गाड़ी मेन एंट्रेंस से बाहर जा रही है। श्री ने कहा, ये तो चले गए। श्री, अब तू भी यहाँ से निकलने की तैयारी कर। श्री ने देखा तो वो पहली मंजिल पर थी। उसने कहा, अगर मैं बेडशीट के सहारे यहाँ से उतरूँ तो आसानी से यहाँ से जा सकती हूँ। इस वक्त तो कोई खास पहरा भी नहीं है, लेकिन उस पहली मंजिल की ऊंचाई भी कोई कम नहीं थी। श्री जल्दी से अंदर आई और कबर्ड्स में कुछ ढूंढने लगी, पर कबर्ड्स में कुछ भी नहीं मिला। श्री ने इरिटेट होते हुए कहा, अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ मैं यहाँ से बाहर? तभी श्री के दिमाग में कोई आइडिया आया और उसने उस रूम के सारे कर्टन को उतार कर एक नॉट के सहारे उसे लंबाई में बांधा और जल्दी से बाहर उसे बालकनी की रेलिंग से टाइटली कसकर बांधा और उसे नीचे की तरफ लटका दिया। श्री ने एक बार उसे टाइट खींचते हुए
ये तसल्ली की कहीं वो खुल ना जाए। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने एक नज़र अच्छे से चारों तरफ डाली कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी पर कुछ आदमी नजर आए जो कॉटेज के अंदर आ रहे थे। श्री ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, ओह गॉड, मैं भूल कैसे गई, रणविजय मुझे अकेला नहीं छोड़ कर जाएगा। आखिरकार उसने अपने आदमियों को भेज दिया। श्री, तुझे आदमियों की नज़रों से बचकर भागना होगा। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। श्री ने जल्दी से उस कर्टन को वापस ऊपर की तरफ खींच लिया और रेलिंग से नीचे झुक कर बैठ गई। वो नहीं चाहती थी कि उस प्लानिंग के बारे में किसी को भी पता चले। कुछ ही देर में वो आदमी वहाँ से वापस भी चला गया। श्री ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड। श्री ने जल्दी से यहाँ से भाग कहकर श्री ने जल्दी से उस कार्टन को वापस नीचे की तरफ लटकाया और धीरे धीरे उस कर्टन के सहारे नीचे की तरफ जाने लगी। हालांकि श्री को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना था और अपनी फैमिली के पास पहुँचना था। कुछ ही देर में श्री नीचे घास पर कूद गए। जब उसने उस आदमी को वापस आते हुए देखा तो अपनी आंखें बड़ी कर बोली, भाग श्री, वो यहीं आ रहा है, जल्दी से कहीं छुप जा। श्री ने आसपास कहीं छुपने की जगह देखी तो उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा फाउंटेन नजर आया। श्री जल्दी से गई और उस भरे हुए फाउंटेन के अंदर जाकर अपनी सांसें रोके उस फाउंटेन में भरे पानी के अंदर ही जाकर छुप गई। वो आदमी जब उस तरफ आया तो उसने उस कर्टन को रेलिंग से बंधे हुए पाया और चिल्लाकर और आदमियों से कहा, तुम सब लोग यहाँ आओ, लगता है उस लड़की ने भागने की कोशिश की है, वो यहीं कहीं होगी, आसपास ढूंढो उसे। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वहाँ और मौजूद सभी आदमी अलर्ट हो गए और श्री को सब जगह ढूंढने लगे। श्री को पानी के नीचे करीब 2 मिनट ही बीते थे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोक पा रही थी, लेकिन वो आदमी था कि वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। श्री ने हल्का सा चेहरा उठाकर आदमी की तरफ देखा। उस आदमी की पीठ श्री की तरफ थी, इसलिए श्री ने अपना चेहरा बाहर निकाला और गहरी सांस लेने लगी। उस आदमी को जैसे ही कोई आवाज़ महसूस हुई तो उसने पलट कर उस तरफ देखा, पर उससे पहले ही श्री ने वापस अपनी नाक बंद की और पानी के अंदर चली गई। उस आदमी ने कहा, मुझे कोई आवाज़ तो आई थी, पर शायद मेरा वहम होगा। फिर वो श्री को ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया। श्री ने उन्हें वापस हल्का सा चेहरा निकाल कर बाहर की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वो आदमी बाहर चला गया है तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच गई श्री, वरना आज तेरा यही राम नाम सत्य हो जाता। अब जल्दी से खिसक जा यहाँ से। वो किसी तरह से फाउंटेन से बाहर आई और छुपते छुपाते उस गार्डन के दूसरे गेट की तरफ पहुँच गई। कुछ ही देर में वो आदमी वापस वहीं पहुँचा। उसके पास एक और आदमी था। उसने जब फाउंटेन के बाहर ढेर सारा पानी देखा तो कहा, वो लड़की फाउंटेन के अंदर थी, पकड़ो उसे, जाने ना पाए वरना बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। श्री ने जब उन दोनों आदमियों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो जल्दी से पीछे के गेट को पकड़कर ऊपर चढ़ गई, पर इससे पहले कि वो आदमी उस तक पहुंच पाता वो जल्दी से दूसरी तरफ कूद गई और जितना तेज स्पीड में वो भाग सकती थी वो भागने लगी। उन आदमियों ने भी जल्दी से उस गेट का लॉक खोला और अपने बाकी आदमियों को आवाज़ देकर कहा, वो यहाँ से भाग रही है, पकड़ो उसे। कहकर वो दोनों भी श्री को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। श्री को अब जहाँ रास्ता मिल रहा था वो भाग रही थी। श्री को यहाँ रहते काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए वो यहाँ के रास्तों को अच्छे से पहचानती थी और ये भी इस वक्त वो किस एरिया में थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।